हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे गर्मियों के मौसम में होने वाली त्वचा से संबंधित बीमारियों के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के स्किन स्पेशलिस्ट एवं विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर घनश्याम सिंह वर्मा जी। डॉक्टर वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अब गर्मियों का आगाज़ होने वाला है और साथ ही में गर्मियों के मौसम में कई समस्याएं हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक समस्या जो चर्म रोग से संबंधित भी रहती है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसी वो कौन कौन सी लंबी लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट है जो कि ग्रीष्म ऋतु में आएगी और उसके बारे में आपको प्रिकॉशनरी तौर पे सब बातें समझनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे शिमला में तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं शुरू हुई है, स्प्रिंग सीज़न शुरू हुआ है, तो धूप से होने वाली जो तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, वो ज़्यादा देखने में मिलती है। उसको हम फोटोडर्मेटाइटिस का नाम देते हैं। वो दो तरह की हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है या फोटोटॉक्सिक भी हो सकती है। उसके विषय में हम विस्तार से आपसे जानकारी साझा करेंगे। उसके बाद जैसे अब घास या फूलों का सीज़न आ रहा है, घास का सीज़न आ रहा है, तो कांग्रेस घास एक वीड है जिसकी वजह से काफ़ी एलर्जी होती है, और साथ ही साथ बहुत सारे फूलों की वैरायटीज़ है जिससे कि कुछ लोगों को जो सेंसिटिव है उनको उसकी एलर्जी भी हो सकती है। फिर जब गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, पसीना ज़्यादा पड़ेगा हमें, तो फंगल इन्फेक्शन का होना भी ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ साथ जैसे आपने सुना होगा, लोग घमौरियाँ बोलते हैं या प्रिकली हीट बोलते हैं, तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, उसमें कुछ डिफेक्ट आता है, उससे भी त्वचा की बीमारियाँ हो जाती है। फिर जैसे जैसे गर्मियाँ और बरसात बढ़ती जाएगी तो कीट पतंगे भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उससे अगर वो काटें तो उससे पेपुलर अर्टिकेरिया होता है। अगर वो रब हो जाए, कुछ विशेष तरह के कीट होते हैं जिसकी वजह से एक पिडरस डर्मेटाइटिस हम उसको बोलते हैं, ओवरनाइट उसमें ऐसा लगता है जैसे पेशेंट जल गया है। तो इस तरह की तकलीफ़ें अब ज़्यादा देखने को मिलती हैं जैसे जैसे गर्मी आती जाएंगी। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने कहा फोटोडर्मेटाइटिस। अब जो ग्रामीण परिवेश में हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जिन्हों की अक्सर खेतों में या खेत खलिहान में जिनका समय बीतता है, तो वो अगर उनकी प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि अब वो गर्मियों में जूझती हैं, और हमारा जितना भी मेहनतकश जो लोग हैं जो आज सड़कों पे काम करते हैं, बाहर करते हैं, तो उनके लिए भी आपकी तरफ से संदेश देना ये चाहेंगे कि उनकी स्किन भी क्या कोई स्पेशल तरीके की बनी होती है, या वो प्रोटेक्टेड होती है, या उन्हें भी कोई प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है? देखिए डॉक्टर, एक्चुअली जब भी हमें कोई धूप से होने वाली एलर्जी होनी हो, तो जो लोग फेयर होते हैं और जो लोग डार्क स्किन वाले होते हैं, जो डार्क वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा धूप से नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारी जितनी स्किन डार्क होगी तो हमारी जो मेलेनिन है, जो पिगमेंट है, ब्राउन पिगमेंट, वो हमें अंदर से एक सनस्क्रीन का काम करता है। पर जो पुरुष या महिला गोरे हैं, ज़्यादा गोरे हैं, उनको धूप की डैमेज, वो चाहे एलर्जिक हो चाहे वो फोटोटॉक्सिक हो, वो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपने ग्रामीण परिवेश की बात की, तो अब जैसे मैंने पहले बताया कि अब घास का सीज़न शुरू हो जाएगा, या फूलों की जो खेती करते हैं उनको तकलीफ़ होने के चांसेस होते हैं। फिर हम जैसे हिमाचल में बिलोंग करते हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ करते हैं, तो उनको हम जो स्प्रेज करते हैं, चाहे वो सब्जियों में है, चाहे वो सेब, नाशपाती या दूसरे फलों में है, तो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों में एक तरह की एलर्जी होती है। जहाँ तक आपने प्रश्न आपका था कि कैसे वो बचें, एक बड़ा मिथ है कि हम सनस्क्रीन पेशेंट्स को लिख भी देते हैं और पेशेंट को समझाते हैं कि आप दिन में 3 बार लगाइए, जो कि प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता है, और वो पूरी प्रोटेक्शन भी नहीं देता है। कई बार तो एक मिथ चला जाता है कि पेशेंट को लगता है मुझे डॉक्टर ने सनस्क्रीन लिख दिया, अब मैं सनस्क्रीन लगाऊंगा या लगाऊंगी और मैं अपना खुले धूप में फिर से काम करूंगी या जाऊंगी, तो उससे कई बार वो एलर्जी बढ़ जाती है। तो बेस्ट तो रहता है कि वो सन शेड सीकिंग बिहेवियर हो,
कि आपको जहाँ भी छाया दिखे, चाहे वो छाते के रूप में, हैट के रूप में, डाठू के रूप में, जो भी जहाँ के ट्रेडिशन है उसके हिसाब से अपने शरीर को जहाँ जहाँ धूप की एलर्जी हो रही है उसको कवर करके रखें ताकि डायरेक्ट सन से बचें। दूसरी बात, हर महिला या हर पुरुष यही बोलता है कि हम तो खेतों में काम करते हैं, कैसे हम धूप से बच पाएंगे। तो हम उन्हें कहते हैं कि काम करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, बट आपको अपना टाइमिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है सन में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिसकी वजह से सारी एलर्जी होती है, वो मिड डे के सन में सबसे ज़्यादा होती है। चाहे वो अल्ट्रावायलेट बी की बात करें चाहे ए की बात करें, मॉर्निंग और इवनिंग के सन में अल्ट्रावायलेट ए ज़्यादा होती है, और जो मॉर्निंग इवनिंग जो मिड डे का सन है उसमें बी ज़्यादा होती है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि थोड़ा टाइमिंग आप इस तरह करिए कि जब बहुत तेज़ धूप है तब आप घर के अंदर के काम करिए, और अगर खेतों में बागीचों में जाते हैं तो हैट का प्रयोग करें, और थोड़ा लेट जाएं या जल्दी जाएं। जैसे पहले आप गांव के परिवेश से हम हैं तो हम हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि 5 बजे उठ के वो खेतों में चले जाते थे, 9-10 बजे को वो काम करके वापस आते थे, फिर रेस्ट करते थे, फिर शाम के टाइम फिर से वो खेतों में जाते थे। तो उससे भी बच सकते हैं। एक इसी में जो प्रश्न आपने दूसरा उठाया कि वो कैसे, अदरवाइज़ उनकी स्किन में क्या प्रोटेक्टिव चीज़ होती है जिससे वो बचते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि एक तो त्वचा का रंग, जैसे मैंने बताया, अगर डार्क ब्राउन है तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और होता क्या है कि जो लोग लगातार धूप में काम करते हैं उनकी स्किन में एक हार्डनिंग इफेक्ट आता है। उनकी स्किन के जो ऊपर की परतें हैं वो थोड़ा सा, उसकी सेल्स मल्टीप्लाई होकर थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो एक पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा एलर्जी नहीं होती। जो लोग ज़्यादा ऑफिस में काम करते हैं, इंडोर काम करते हैं, और सडनली बाहर को उनको जाना पड़ता है तो उनमें ज़्यादा फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम ये मतलब बच भी सकते हैं और प्रिकॉशंस भी रख सकते हैं। तो पहले की संदर्भ में जैसे आप बात करते थे सुबह जल्दी उठ के काम करना और शाम के टाइम काम करना, पर उस टाइम ये जो आपके जितने भी सिंथेटिक क्रीम्स जो आजकल अवेलेबल है मार्केट में, चाहे वो सनस्क्रीन है या अदर कोल्ड क्रीम्स हैं या और भी कई त्वचा निखारक क्रीम्स के जिनका प्रचलन चलता है, तो पहले के दशक, बहुत 2-3 दशक पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, और लोग अक्सर जो मक्खन है या घी है या फिर तेल, सरसों का तेल भी मुंह में लगाते थे नहाने के बाद। तो क्या वो जो प्रचलन था वो आज भी कारगर हो सकता है अगर उस पे भी अगर आप थोड़ा अमल करते हैं? जहाँ तक आपने मतलब नए क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स की बात करी, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा एक इसका एपिडेमिक है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी डर्माटोलॉजी में एक साइकोडर्माटोलॉजी एक अलग की ब्रांच है जी। तो उसमें कुछ लोग इतने ज़्यादा, स्पेशली एडोलेसेंट एज ग्रुप या बच्चे भी, वो मतलब मार्केट में उनके लिए अलग से सनस्क्रीन, अलग से एंटी एजिंग क्रीम्स। आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटे बच्चे अब गूगल करते हैं कि उनकी एज के लिए कौन सी एंटी एजिंग क्रीम बनी है, तो उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, आपने सनस्क्रीन्स की बात करी, सनस्क्रीन्स भी जब हमें कई बार एलर्जी हो तो हम पेशेंट्स को एक्यूट डर्माटाइटिस में सनस्क्रीन लगाने के लिए मना करते हैं कि कई लोगों को सनस्क्रीन से एलर्जी हो सकती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपको जो गाइडलाइंस दे रहा है, जो प्रिकॉशंस बता रहा है, उसको फॉलो करें। और जो आपने सरसों का तेल या बाकी आपने पुरानी जो हम चीज़ें यूज़ करते थे, इसमें सरसों के तेल, हालांकि 99% लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ही इनर्ट और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जबकि सरसों के तेल में एक आइसोथायोसाइनेट करके एक एंटीजन होता है जो कि स्किन में एलर्जी भी कॉज कर सकता है, टैनिंग कर सकता है, कालापन आ सकता है, और एक LPP करके एक हमारी कंडीशन होती है जिसमें बहुत डार्क हो जाता है। आप किसी पेशेंट को देखोगे तो वो बेचारे, उनका फेस बिल्कुल डार्क हो जाता है, मतलब वो बाहर निकलना भी उनको मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। उसमें सरसों का तेल, हेयर डाई, आंवले का तेल, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव एजेंट माना जाता है। और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक एलर्जी टेस्ट करते हैं, पैच टेस्ट हम उसको कहते हैं। उसमें उसके प्रूव भी हो जाता है कि इससे ज़्यादा डार्कनेस बढ़ेगी या ज़्यादा एलर्जी होएगी। तो बेस्ट, जैसे आपने खुद भी बताया कि कोकोनट ऑयल वो बेस्ट है। जैसे पहले गांव में वैसलीन या मतलब मक्खन लगा देते थे, घी लगा देते थे, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बट सरसों के तेल हम एज डर्माटोलॉजिस्ट मना करते हैं कि नहीं, एज ए डर्माटोलॉजिस्ट तो आप सरसों का तेल, पर सरसों का तेल तो कई सदियों से आपने देखा होगा, जब भी गाँव में जो भी हमारे स्नान करने वाली जगह, वहाँ बोतल ज़रूर मिलेगी, अगर साबुन ना हो तो बोतल ज़रूर मिलेगी सरसों के तेल की, और वो उसकी नहाने के बाद जब 2-3 मग होते हैं तो वो मालिश करते हैं, उसकी सारे पीठ और बदन में मलते हैं, उसके बाद वो आखिरी का पानी डालते हैं। तो किस तरह से वो उस टाइम तो ये सारी चीज़ें और ये सारी स्किन डिसऑर्डर्स नहीं हुआ करते थे,
डॉक्टर या वो आइडेंटिफाई नहीं होते थे? नहीं होते थे, पर उस वक्त एक तो हम लोग इतने कंसर्न नहीं थे। हम 90% लोग आउटडोर एक्टिविटीज़, चाहे वो खेतों में है, बगीचों में है, चाहे पशुओं के साथ है, वो एक्सपोजर रहता था। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि स्किन में हार्डनिंग इफेक्ट आ जाता था, तो सन की एलर्जीज इतनी कॉमन नहीं होती थी। अच्छा, सन की एलर्जी के और भी कारण हैं, जैसे अगर हम दवाइयों की बात करें, आप ब्लड प्रेशर के लोगों की दवाइयाँ लिखते हो, उनमें एम्लोटिपिन पर्टिकुलरली, या ये जो थायजाइड्स होते हैं, जो पेशेंट ये ले रहा है उनको सन, वो फोटोसेंसिटाइज़र होती है, वो उनको सन एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो ग्रुप है, जब पेशेंट्स ये दवाइयाँ खाते हैं उनमें फोटोसेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये कारण रहते हैं। साथ ही साथ आपने जो ये सरसों के तेल की बात बताई, जब तक मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि सरसों के तेल में ये एंटीजन होता है और इससे एलर्जी हो सकती है। अब अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछे तो ऑयल की जहाँ तक बात आती है, बेस्ट ऑयल, सबसे इनर्ट, जिस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो नारियल का तेल रहता है। तो चलिए, आप चूंकि एक सफल स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, आपके मानने से क्या ये क्रीम जो है, सिंथेटिक क्रीम, और ये जो ऑयल्स हैं, ये आपकी शरीर की ज़रूरत है या भी नहीं है? बेसिकली इमोलिएंट्स जिनमें ऑयल्स आते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑयल हो सकते हैं, वो ज़रूरत है। स्पेशली अगर किसी की त्वचा में कोई पहले से एक्जिमा है, कोई एटॉपिक जिनको हम कहते हैं, जिनमें एस्थमा हो या नाक की एलर्जी हो, छींकें ज़्यादा आती हो, आँख की एलर्जी हो, उनमें स्किन की एलर्जी भी देखने को मिलती है। तो उन पेशेंट्स में तो हमें ये जितने भी इमोलिएंट्स हैं, चाहे वो ऑयल्स हैं, चाहे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, उनकी स्किन प्रोटेक्ट होती है। और कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करते हैं, वो भी मेडिकेटेड सोप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि चाहे पीला साबुन है, लाल साबुन, मैं ट्रेड नेम नहीं यूज़ करूँगा, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जिससे कि त्वचा और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि हमारी त्वचा में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि ऑयल के रूप में हो सकते हैं या अमाइनो एसिड, फैट्स के रूप में हो सकते हैं या अमाइनो एसिड के रूप में हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा साबुन लगाएंगे तो वो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स जो हैं धुल जाएंगे और हमारी स्किन और ड्राई हो जाएगी। अगर हम मॉइस्चराइज़र और ऑयल्स नहीं यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा फट जाएगी और उसमें एलर्जी होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए, त्वचा का ही पार्ट जो आपके बाल हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं आपको, ये भी डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी सुंदरता भी बढ़ाते हैं। आजकल का जो युवा वर्ग है, वो देखा गया कि बॉल्डनेस बड़ा कॉमन हो गया, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये अगर बालों के लिए भी बात करें, जैसे जिस तरह के सिंथेटिक शैम्पूज़ हैं, या फिर हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आज की डेट में हमारे देखे गए तो बाल भी का जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल पतला हो गया, और साथ में बाल झड़ना और गिरना, ये भी समस्या बड़ी कॉमन हो गई। तो क्या गर्मी के मौसम के आते हुए ये समस्या भी बढ़ती है, और अगर ये समस्या नहीं बढ़ती तो जो ऑलरेडी इससे ग्रसित हो गए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक अगर हम सीजनल बात करें तो उसमें बालों में डैंड्रफ का होना, या सिबोरिक, अगर वो सीवियर हो जाए तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ सकता है। क्योंकि पसीना ज़्यादा पड़ेगा तो फंगल ग्रोथ ज़्यादा होगी, चाहे वो स्कैल्प है चाहे बॉडी है। तो ये जो डैंड्रफ है या सिबोरिक डर्मेटाइटिस में, इसमें हमारे बालों के बीच में एक मेलासीजिया फरफर नामक फंगस होता है, जो कि जिनको ज़्यादा पसीना पड़ता है या बहुत गर्म इलाके में काम कर रहे हैं, तो उनकी त्वचा गीली रह रही है, तो उनमें ये फंगस ओवरग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बालों में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है। तो ये सीजनली हम कह सकते हैं। जहाँ तक आपने सीज़न और बाल झड़ने की बात की है, तो एक बाल झड़ने की एक टाइप होती है जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस्ड इंड्यूस्ड हेयर फॉल होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कोविड के टाइम में, जब कोविड का दौर चल रहा था, तो हमारे पास कुछ पेशेंट आते थे, हमने थीसिस भी किया इसी टॉपिक पे, जिसमें लोग ढेरों बाल लेके आते थे कि 2 महीने 3 महीने पहले हमें कोविड हुआ, उसके बाद हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो वो स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है। इसी तरह से जब सर्दियाँ ख़त्म होती है तो सर्दियों का जो स्ट्रेस है, उससे कुछ पेशेंट्स में जो ये बाल झड़ने की प्रक्रिया है वो स्प्रिंग वाले सीज़न में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से जब गर्मियाँ पीक पे होंगी, जो गर्मियों की स्ट्रेस है बॉडी को, उसकी वजह से जब सितंबर अक्टूबर ऑटम शुरू होगा तो बाल झड़ने थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। तो सीजनली तो सिर्फ ये है। अदरवाइज जैसे आपने बोला कि सिंथेटिक चाहे शैम्पू है चाहे हेयर डाई है, उससे हेयर डाई से डेफिनेटली हमारा कलर तो ठीक हो जाता है, बट जो बालों की टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से बालों में एक स्ट्रेस भी आ जाता है, बाल झड़ने भी थोड़े से ज़्यादा शुरू हो जाते हैं।
तो ये कॉमनली देखा जाता है। जी, तो आजकल हर कोई लोग चाहता है कि मेरी त्वचा बिल्कुल साफ निखरी हुई नज़र आए, और उसके लिए कई प्रलोभन भी आते हैं, उसके रूप में कई ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ भी लोग करते हैं, और कई बार अक्सर उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे आप बता रहे थे। अगर अपनी त्वचा को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, स्किन शाइनी रखनी है, तो आपका खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान का रोल आपकी त्वचा को निखारने में है या नहीं है? डॉक्टर भारती, पहले तो खान पान से पहले मैं एक चीज़, जैसे आपने कहा कि त्वचा को अच्छा रखना, कैसे रखा जाए, तो सूरज की रोशनी हमारे लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सबसे अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि हमें जब हम अच्छी धूप में, अब सर्दियों से हम जब स्प्रिंग की तरफ आए हैं तो एक खुशहाली आती है, एक डिप्रेसिव जो मूड है वो ख़त्म हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जब सर्दियाँ होती हैं, बरसात होती है, डिप्रेशन के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। एक चीज़ वो। दूसरा बेनिफिट होता है विटामिन डी, जो कि आप बताइए, आप डेली प्रैक्टिस में भी यूज़ करते हैं, विटामिन डी लिखते हैं, तो विटामिन डी की भी धूप से ही हमें मिलता है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है सन के। अदरवाइज़ जितनी भी हमारी त्वचा पे, फेस पे जितनी भी एज दिख रही है, झुर्रियाँ पड़ रही है, डार्क हो रही है, ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, स्किन लूज़ हो रही है, जिसको हम सोलर इलास्टोसिस कहते हैं, वो सारा सन में जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे होता है। अब बात रही इससे हम कैसे बचें, अपनी त्वचा को कैसे अच्छा रखें, तो एक तो वही कि आपने देखा होगा जब हम एग्ज़ाम के दिनों में धूप में नहीं जाते थे, महीने के महीने हम अंडरग्राउंड हो जाते थे, तो हमारी त्वचा कितनी खिल जाती थी। उसी तरह से आपने देखा होगा जो लोग इंडोर ज़्यादा वर्क करते हैं उनकी त्वचा ज़्यादा बेटर होती है। तो सनस्क्रीन का यूज़ करें, अदरवाइज़ शेड सीकिंग बिहेवियर रहे, धूप जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ ना जाएं, और जिनको तो स्पेशली धूप से या कोई और एलर्जी है उनको तो धूप से बचना ही चाहिए, उसी से आपकी त्वचा अच्छी रह सकती है। सेकंड पार्ट इसका जो आपने पहले भी हमने डिस्कस किया वो है मॉइस्चराइजेशन, कि अच्छे से आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो भी आपके घर में है वो यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम कॉमनली आजकल देखते हैं कि लोग किसी पड़ोसी से, किसी सहेली से, किसी क्वैक से कोई ना कोई डर्मेटोलॉजी को सोचा जाता है कि एक तो ये ट्यूब की बीमारी है, मतलब कोई भी आप चाहे फंगल इन्फेक्शन होगा, चाहे स्किन की एलर्जी होगी या एक्जिमा होगा, पीपल विल यूज़ टॉपिकल स्टेरॉइड्स। ओवर द काउंटर ऐसी प्रिपरेशंस आती है जिसमें 5 सॉल्ट एक ही ट्यूब में आपको मिलेंगे, तो उसका उपयोग ना करें। जब भी त्वचा की कोई समस्या है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं जी। परामर्श के बाद ही सभी चीज़ों का सेवन करें जी। पर चलिए, आजकल आप उस एरा में हैं कि आजकल काले को आप गोरा कर देते हैं, और आप जिसके बाल नहीं उसके बाल भी उगा देते हैं। तो आपका ये जो थेरेपी आजकल आ रही है, बोटॉक्स जो अप्लाई करते हैं आप त्वचा पे और स्किन पे, आपको बिल्कुल ये झुर्रियाँ भी गायब कर देती हैं। इसका प्रचलन आजकल देखा गया कि जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आजकल यही नहीं पता लगता कि उम्र कितनी है। तो आप इसको प्रमोट करते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से स्किन को ठीक करना और बालों को उगाना, ये अच्छी चीज़ है या इसके भी साइड इफेक्ट? एज ए एकेडमिशियन और एज ए टीचर, मेडिकल टीचर, हम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। बट जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो यूज़ करते हैं। और दूसरा, अगर किसी क्लाइंट की, किसी पेशेंट की फेल्ट नीड है तो उसको हम मना नहीं कर सकते। और स्पेशली हमारे सेटअप में तो हम गवर्नमेंट सेटअप में कहीं भी ये जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं नहीं किए जाते हैं। तो ये जैसे बोटॉक्स की आपने, बोटुलिन टॉक्सिन की आपने बात की, तो उसका अगर डर्मेटोलॉजी में थेरेपेटिक इफेक्ट देखा जाए तो वो हाइपर हाइड्रोसिस, जब पसीना बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसमें भी इसका रोल है। हाथ में कई लोगों को देखा होगा, आप हाथ मिलाएंगे पूरा हाथ गीला हो जाएगा आपका। बेचारे वो पेन नहीं पकड़ सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, सोशली वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते कि मेरे हाथ बहुत गीले रहते हैं। पैरों में भी अक्सर ये देखा गया कि कई जो ये टॉपिकल एप्लीकेशन से सिस्टेमिक जो आपकी मैनिफेस्टेशन है कईयों की बढ़ जाती है जी। और बोटॉक्स उसमें यूज़ करते हैं, उसमें मतलब अगर एक सेशन में यूज़ करेंगे तो 6 मंथ्स तक उसका इफेक्ट रहता है। इसी तरह से जैसे आपने रिंकलिंग का बताया, उसमें भी इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि आपको पता है वो मसल रिलैक्सेंट है, नर्व को थोड़ा सा वो पैरालाइज सा करेगा मामूली सा, और वो मसल को थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, तो उसमें रिंकल्स दिखने कम हो जाएंगे। तो बट वो परमानेंट नहीं है, 6 मंथ्स के बाद आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट और स्पेशली एज ए टीचर वी डू नॉट रिकमेंड दिस। तो सर, हम आपसे फिर ये चाहेंगे कि अगर आपकी अपनी स्किन में जो ये झुर्रियाँ हैं, जो रिंकल्स आ जाते हैं, इसको एज से पहले अब भगाना है। कईयों को बहुत जल्दी आ जाते हैं और कईयों को बहुत ही जल्दी जो है बाल गिर जाते हैं। तो क्या ऐसे वो टेक्निक्स हैं आपके पास एज अ एक्सपर्ट, आप क्या एज अ प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे बताना चाहेंगे कि इन चीज़ों को आप प्रोलॉन्ग कर सकें?
जैसे सर आपने पहले एक हमारा प्रश्न छूट गया था, आपने डाइट का भी पूछा था मुझसे। तो डाइट का एज सच तो बहुत स्पेसिफिक रोल नहीं है, बट ओवरऑल हेल्दी स्किन के लिए या हेल्दी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। जबकि आजकल देखा गया है टीनेजर कोई सब्जी नहीं खाए, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, मतलब जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, हाई ग्लाइसेमिक डाइट ज़्यादा खाएंगे, तो वो त्वचा के साथ साथ स्किन को भी स्किन के साथ साथ पूरी हेल्थ को ख़राब करता है। इसी तरह से कुछ अगर हम डाइट की बात करें, त्वचा में जैसे हम अगर समर की बात करें तो पिंपल्स या एक्नी बढ़ती है, तो उसमें भी डाइट का बहुत रोल है। उसमें हाई ग्लाइसेमिक डाइट जो भी लेते हैं, उनकी चॉकलेट्स लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो खान पान का तो रोल रहता ही रहता है। बाकी तो वही है, अल्टीमेटली जितना हम सन से बचेंगे उतना हमारी त्वचा अच्छी रहेगी। कई खान पान के बारे में बोलते हैं कि हल्दी त्वचा के लिए ठीक है, कई बोलते हैं पानी का ज़्यादा सेवन करना और दही खाना। ये मिथ है। जहाँ तक पानी की बात की तो शायद बाकी थेरेपीज़ में बोलते होंगे, बट एज ए डर्माटोलॉजिस्ट और एलोपैथी में देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आप लें तो आपकी त्वचा ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि त्वचा की जो सपलनेस है वो डिपेंड करती है कि आपकी त्वचा से जो वाटर लॉस है वो कितना कम है। अगर वाटर लॉस ज़्यादा है, त्वचा से पानी आपकी त्वचा से ज़्यादा निकल रहा है, तो आपकी त्वचा ड्राई हो जाएगी। अगर उसको हम रोक पाएँ, चाहे वो इमोलिएंट लगा के रोक पाएँ, चाहे तेल लगा के रोक पाएँ, या ह्यूमिडिटी कम करके रोक पाएँ, ह्यूमिडिटी ठीक करके रोक पाएँ, तो उससे त्वचा सपल रहती है। तो ज़्यादा पानी पीने का, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना पानी पिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर वर्मा जी, जिस तरह से स्किन डिजीज़ के लिए कई टेस्टों का आप बताते हैं कि जैसे कई हार्मोनल टेस्ट, कई हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, कई बार वो यंग एज में उनको बहुत ही ज़्यादा, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पसीना पड़ना, या एक्नी जिस तरह से गर्मी में ही आप बताते हैं कि प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, साथ ही में पिंपल्स बहुत ज़्यादा आना, ज़रूरत से ज़्यादा आना, और हाथ भी बिल्कुल पसीने से तर रहना। तो ऐसे कोई इस तरह के किसी को लक्षण हो तो उसको क्या आप कोई टेस्ट या कोई हार्मोनल थेरेपी या हार्मोनल कोई टेस्ट कराने की निर्देश देते हैं, और अगर देते हैं तो वो कौन से होने चाहिए? जी, पहले तो हमें, जैसे आपका प्रश्न जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की तरफ है, PCOS की तरफ है। तो किसी भी बच्चे को उसके बहुत और भी सिम्टम्स होंगे, एक्नी फ्लेयर होगा, हेयर लॉस होगा, और अनवांटेड हेयर होंगे, जैसे फेस पे ज़्यादा होंगे, बॉडी पे भी मेल लाइक हेयर हो सकते हैं। तो उसमें हार्मोनल जो प्रोफाइल है वो हम करवाते हैं। इसके साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड टू नो अबाउट कि भाई ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसमें हार्मोन भी इम्बैलेंस होएगा, और साथ ही साथ उसमें जो है ओवरीज में सिस्ट भी अल्ट्रासाउंड पे पाई जाएगी। तो वो फिर उसमें हार्मोनल थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं, OCPs उनको देते हैं, उन पेशेंट्स को देते हैं। जो हाइपर हाइड्रोसिस की बात की आपने, पसीना ज़्यादा होने की बात की, कई लोगों को अगर हाइपर थायरॉइडिज्म है तो उन लोगों को पसीना ज़्यादा पड़ सकता है। अदरवाइज़ कई बार इडियोपैथिक भी होता है, कोई आप पूरा टेस्ट भी करा लेंगे तो आपको सारा कुछ नॉर्मल मिलेगा, तो उनमें एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है जिनमें लोगों में पसीना ज़्यादा पड़ता है। जिन लोगों में पसीना ज़्यादा पड़ता है उनमें फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली पाँव में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें उनको एडवाइस करना पड़ता है कि वो अब अगर गर्मियाँ जब शुरू होंगी, ज़्यादा गर्मियाँ आएंगी, तो वो ओक्लूसिव शूज़ या नायलॉन के उसके सॉक्स ना पहने ज़्यादा, जिसमें पसीना ज़्यादा पड़े, एब्जॉर्ब ना हो पाए, वो चीज़ें ना पहने। खुली चप्पल पहने या ऐसे शूज़ ऐसे पहने जिसमें एयर जा सके, और एंटी फंगल का कुछ पाउडर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। पसीने कम करने के लिए भी मेडिसिन आती हैं, जिसमें कुछ टॉपिकल लगाने वाली भी मेडिसिन आती हैं। एक फॉर्मलिन के हम सोक्स देते हैं, 1% फॉर्मलिन के, वो हाथ और पाँव में लगाएं तो उससे स्वेट डक्ट्स ब्लॉक हो जाती है, जिससे पसीना आना कम हो जाता है। तो पेशेंट्स की काफ़ी रिलीफ उनको मिल जाता है। ऐसा कौन सा खान पान है जो इस सब चीज़ों को बढ़ाता है? आपको क्या लगता है कि धूम्रपान और मदिरापान भी चमड़ी की और साथ में बालों को इफेक्ट करता है? हाँ, स्पेशली अगर स्किन की मैं बात करूँ तो जैसे एजिंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो डेफिनेटली स्मोकिंग और स्मोकिंग से झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ती है, पिगमेंटेशन भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, सोलर इलास्टोसिस रैपिडली हो सकता है,
अल्कोहल भी इक्वली इफ़ेक्ट कर सकता है, बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, तो त्वचा को भी करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अल्कोहल कोई लेगा तो अपने शरीर का वैसे ही ध्यान नहीं रखेगा, तो थोड़ा त्वचा में भी डैमेज उसका हो सकता है। कई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे अंडे को सिर में लगाना, कच्चे अंडे को, ये या फेस मास्क जैसे आप होम पैक्स करते हैं। होम थेरेपीज़ कई लोग करते हैं। देखो जो भी होम थेरेपीज़ होती हैं वो ट्रेडिशनली चल रही है, तो उसमें ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। नहीं, ट्रेडिशनली आपकी चल रही, पर आज आप जिस मुकाम पे बैठे हैं आज बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से फिर हम हर चीज़ें प्रूव्ड हैं, मेडिकली प्रूव्ड हैं। तो आपका क्या मानना है कि ये सब चीज़ें करना उपयोगी है या इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हमारे घरों में एलोवेरा उगता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आप उनको कोई मॉइस्चराइज़र लिखेंगे तो अगर वो एलोवेरा वाला मॉइस्चराइज़र आप लिखेंगे तो नहीं डॉक्टर साहब हमारे तो घर में एलोवेरा है, हम तो वो नेचुरल वाला एलोवेरा लगाते हैं। तो रिसेंटली मेरे पास अभी 2 पेशेंट आए थे जिनका मैंने पैच टेस्ट भी किया और उसमें भी पॉजिटिव आया, एलोवेरा की वजह से उनको एलर्जी थी। तो ये ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हो सकता है 90% लोगों को कुछ ना करे, पर 10% को उसमें स्किन में एलर्जी भी हो सकती है। तो ट्रेडिशनली हम पेशेंट्स को अगर बेटर हमारे पास ऑल्टरनेटिव है तो मना करते हैं हम। क्या डेली आपको सिर धोना चाहिए, बाल धोने चाहिए? धो सकते हैं, इसमें कोई देयर इज नो हार्म। और एक्सेस में कई लोग जैसे अपने हाथ धोना या मुंह को धोना है, तो कई लोग बोलते हैं स्किन के लिए वो भी काफ़ी अच्छा है। जी जी नहीं, अच्छा नहीं है सर, वो अच्छा नहीं है। जैसे एक्सेसिव आपने वर्ड यूज़ किया तो उसमें OCD एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, वो एक साइकेट्रिक परेशानी होती है जिसमें कि इंसान को ये लगता है कि मैं एकदम गंदा हो गया हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉशिंग करता है, चाहे वो हाथ की करे फेस की करे, उससे स्किन में ड्राइनेस बहुत आ जाती है, स्किन का जो बैरियर फंक्शन है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, उन लोगों में बाकी एलर्जीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने खूब बताया कि अगर आप अपने नियमित रहते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, खास तौर पे सीजनल जो फ्रूट्स और सब्जियों का सेवन जो कि हमारे बच्चे आजकल नहीं करते हैं, और साथ में जितनी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे को देख के जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर कि शायद आप बहुत ही ज़्यादा निखर जाएंगे, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करो। किसी भी तरह का अगर समस्या है तो स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलेगा। तो डॉक्टर वर्मा जी, आज समय का अभाव है, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर घनश्याम सिंह वर्मा जी, जो कि एक बहुत ही सफल स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में। उम्मीद करते हैं इनकी दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।